नमस्कार। आज हम झारखंड के पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे एकदम गहराई से। और ये सारी जानकारी 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से राज्य अपने भविष्य को कैसे तैयार कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब अगर हम ढूंढें तो अक्सर उन क्लासरूम्स में ही मिलता है जहां कल के नागरिक तैयार हो रहे होते हैं। बिल्कुल, किसी भी समाज की जो रीढ़ होती है वो उसकी शिक्षा ही तो है। तो चलिए आज झारखंड की इसी रीढ़ की हड्डी को यानी इसके एजुकेशन स्ट्रक्चर को आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। तो आज के हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले झारखंड की शिक्षा की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद कॉलेज नेटवर्क, फिर स्कूली शिक्षा और आखिर में बात करेंगे कि स्पेशल टैलेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, झारखंड की शिक्षा की एक बड़ी तस्वीर। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है, इसकी नींव क्या है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2000 के शुरुआती दशक में। साल 2002 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक का एक्ट बनता है और 2003 तक इसे लागू कर दिया जाता है। यही वो संस्था है जिसने राज्य की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की दिशा तय की। अच्छा, अब बात करते हैं एजुकेशन पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से की, यानी यूनिवर्सिटीज की। देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। पूरे झारखंड में कुल 38 यूनिवर्सिटीज हैं। ये एक बड़ा नंबर है ना, पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस नंबर के पीछे असल में क्या क्या है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक मिला जुला सा स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा यानी 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। इससे पता चलता है कि राज्य की हायर एजुकेशन में इनका कितना बड़ा रोल है। फिर 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं और 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी। और वो जो अन्य की छोटी सी कैटेगरी थी ना, उसमें भी देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है जो दूर बैठे लोगों को शिक्षा देती है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। हर किसी का अपना एक खास मकसद है। तो ये तो हुई यूनिवर्सिटी लेवल की बात। अब एक लेवल नीचे आते हैं, जहां असल में ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी डिग्री की पढ़ाई करते हैं। वो है कॉलेजों का नेटवर्क। पूरे 222 डिग्री कॉलेज। चांसलर पोर्टल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ये पक्का करता है कि हायर एजुकेशन राज्य के कोने कोने तक पहुंचे। और ये सिर्फ जनरल डिग्री कॉलेजों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, खास फील्ड्स पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। मेडिकल के लिए 7 सरकारी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के लिए 4 हैं और पॉलिटेक्निक के लिए तो 17 कॉलेज हैं। लेकिन ये जो पूरी हायर एजुकेशन की इमारत है, ये एक बहुत बड़ी और मजबूत नींव पर टिकी हुई है। चलिए अब उस नींव की बात करते हैं। सोचिए जरा, 40,000 से भी ज्यादा 40,437 सरकारी स्कूल हैं पूरे राज्य में। ये नंबर अपने आप में बताता है कि सिस्टम कितना विशाल है। और अब हम वापस जैक पर आते हैं। याद है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इन्हीं 40,000 से ज्यादा स्कूलों को मैनेज करने की, उन्हें चलाने की सारी जिम्मेदारी इसी काउंसिल की है। वाकई में ये एक बहुत बड़ा काम है। अब इतने सारे स्कूलों के बीच कुछ खास तरह के स्कूल भी हैं जिन्हें खास टैलेंट को निखारने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। झारखंड में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रहे 3 जरूरी स्कूल सिस्टम्स को देखते हैं। नवोदय विद्यालय जो गांव के टैलेंटेड बच्चों के लिए हैं, केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो खास तौर पर वंचित तबके की लड़कियों की पढ़ाई के लिए हैं। ये चार्ट तस्वीर को और भी साफ कर देता है। नवोदय विद्यालय 26 हैं, केंद्रीय विद्यालय 41 हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी स्कूलों की संख्या देखिए 203। इससे पता चलता है कि इस योजना का पैमाना कितना बड़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, खासकर उन समुदायों से आने वाली लड़कियों के लिए जिन्हें ज्यादा जरूरत है, एक बहुत बड़ा और फोकस्ड मिशन चल रहा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से। ये वो दौर था जब झारखंड की धरती पर कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा के पहले बीज बोए गए। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये छोटे छोटे शुरुआती कदम आगे चलकर इतने बड़े बदलाव की वजह बने। तो जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बात शुरू होती है 1831 से। रामगढ़ में एक स्कूल खोलने की पहली कोशिश हुई। फिर बस 8 साल बाद ही 1839 में कमिश्नर J.R. आउजले ने रांची जिला स्कूल की स्थापना की, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1882 आते आते तो हजारीबाग में बाल अपराधियों के लिए एक खास रिफॉर्मेटरी स्कूल भी खुल चुका था। तो ये थी वो शुरुआती सरकारी कोशिशें जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन का रास्ता तैयार किया। रांची जिला स्कूल का खुलना कोई मामूली बात नहीं थी। इसे लॉर्ड मकॉले की जो मशहूर शिक्षा नीति थी, उसी के तहत बनाया गया था।
ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि इस इलाके के एजुकेशनल इतिहास में एक मील का पत्थर था। यहीं से बड़े बदलावों के लिए एक स्टेज सेट हो गया था। लेकिन अब कहानी में एक नया और शायद सबसे बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटिश प्रशासकों ने नींव तो रख दी थी, पर असली तूफान तो आया ईसाई मिशनरियों के आने के बाद। उनके आते ही शिक्षा का काम जैसे जंगल की आग की तरह फैल गया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सरकारी स्कूल कुछ ही जगहों पर थे, लेकिन मिशनरियों ने शिक्षा को एक छोटे से प्रयास से एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल दिया। वो ज्ञान को उन दूर-दराज के गांवों तक ले गए जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। इससे इसका स्केल और असर दोनों ही कई गुना बढ़ गए। इस आंदोलन में सबसे आगे थे जर्मनी से आए गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन के लोग। झारखंड में शिक्षा की क्रांति लाने में इन्होंने जो भूमिका निभाई, उसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। अब इस नंबर को देखिए, 295। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन स्कूलों की संख्या है जो गॉसनर मिशन ने 1914 तक स्थापित कर दिए थे। सोचिए जरा, इतने कम वक्त में इतना बड़ा नेटवर्क। ये उनके काम के स्केल और उनके जुनून का जीता जागता सबूत है। ये उनके सफर की पूरी कहानी बताता है। 1856 में रांची में एक छोटे से स्कूल से शुरुआत हुई। 1899 तक ये एक हाई स्कूल बन गया और आज़ादी के बाद वही संस्था एक बड़े कॉलेज में तब्दील हो गई। ये दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ स्कूल खोलने तक नहीं था, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत एजुकेशनल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। लेकिन गॉसनर मिशन इस काम में अकेला नहीं था। ये तो एक तरह का सामूहिक मिशन था, जिसमें कई अलग अलग संगठनों ने मिलकर काम किया। तो आइए देखते हैं कि और कौन-कौन इस मुहिम में शामिल थे। मैदान में एक और बड़ा खिलाड़ी उतरा, रोमन कैथोलिक मिशन। 1885 में उन्होंने अपना काम शुरू किया और देखते ही देखते वे भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। अगर पिछला नंबर प्रभावशाली लगा था, तो इसे देखिए, 697। जी हां, ये वो संख्या है जितने स्कूल रोमन कैथोलिक मिशन ने 1947 तक स्थापित कर दिए थे। ये उनके जबरदस्त नेटवर्क और उनकी लगन को दिखाता है। ये मिशन सिर्फ स्कूल नहीं खोल रहा था, बल्कि शिक्षा की एक पूरी सीढ़ी बना रहा था। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों से शुरुआत की, फिर टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले और आखिर में सेंट जेवियर्स जैसे बड़े कॉलेज की स्थापना की। ये एक पूरा इकोसिस्टम था, जहां कोई भी छात्र जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकता था। और भी कई मिशन थे और हर किसी का अपना एक खास योगदान था, जैसा कि यहां दिख रहा है। एसपीजी मिशन यानी सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल ने हजारीबाग और रांची में जरूरतमंदों के लिए खास काम किया। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने हजारीबाग को हायर एजुकेशन का एक बड़ा सेंटर बनाया। वहीं स्कॉटिश मिशन ने संथाल परगना में भाषा और संस्कृति को बचाने पर जोर दिया। मतलब हर किसी ने अपनी एक अलग और मजबूत छाप छोड़ी। एसपीजी मिशन के काम में एक बात बहुत ही खास थी। जरा सोचिए, साल 1898 में, जब कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए एक स्कूल खोला। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जो बताता है कि उनकी सोच अपने समय से कितनी ज्यादा आगे थी। और जब बात हायर एजुकेशन की आती है, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का योगदान सबसे बड़ा है। सेंट कोलंबा कॉलेज 1899 में स्थापित हुआ ये कॉलेज न सिर्फ इस इलाके का सबसे पुराना कॉलेज बना, बल्कि आज भी हायर एजुकेशन का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है। अब मिलते हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से, डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। स्कॉटिश मिशन से जुड़े कैम्पबेल ने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया था। उन्होंने पहली संथाली अंग्रेजी डिक्शनरी तैयार की। भाषा और संस्कृति को बचाने के उनके इस अद्भुत काम के लिए ही उन्हें सम्मान से संथालों का देवदूत भी कहा गया। तो इन सभी अलग अलग कोशिशों का मिलकर नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसी स्थायी विरासत का निर्माण जिसने न सिर्फ उस दौर को बदला, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को एक नई दिशा दे दी। सीधे सीधे कहें तो 20वीं सदी के मध्य तक इन सरकारी अधिकारियों और मिशनरियों की मिलीजुली मेहनत ने स्कूलों और कॉलेजों का वो विशाल नेटवर्क तैयार कर दिया था, जिस पर आज का आधुनिक झारखंड खड़ा है। झारखंड की एक और भी बहुत मजबूत पहचान है। ये राज्य भारत के कुछ सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का घर भी है। तो चलिए आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले झारखंड की अकादमिक विरासत को समझेंगे।
फिर बात करेंगे यहाँ के शानदार टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की। इसके बाद कुछ खास रिसर्च सेंटर्स को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य को कौन से नए संस्थान आकार दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड को शिक्षा का एक गढ़ क्यों कहा जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ खनिजों की धरती नहीं है, बल्कि ज्ञान की भी भूमि है। यहाँ दशकों से ज्ञान की एक ऐसी लौ चल रही है जो इसे शिक्षा का एक बहुत मजबूत किला बनाती है। अब बात करते हैं उन संस्थानों की जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन के नेशनल मैप पर झारखंड को एक बहुत खास जगह दिलाई है। इस लिस्ट में जो पहला और सबसे बड़ा नाम है वो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बिट मेसरा। इसे 1955 में उद्योगपति बृजमोहन बिरला ने स्थापित किया था और 1986 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया, मतलब अपने कोर्स और सिलेबस तय करने की पूरी आज़ादी। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, सोचकर देखिए, साल था 1964। उस जमाने में बीआईटी मिश्रा ने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी में एक पूरा डिपार्टमेंट शुरू कर दिया था। ये करने वाला वो भारत का पहला इंस्टीट्यूट था, मतलब 60 के दशक में ही वहाँ रॉकेट साइंस की नींव रखी जा रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये देश का पहला ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है जिसने विदेश में अपना सेंटर खोला। साल 2000 में इन्होंने बहरीन में अपना कैंपस शुरू किया था। टेक्निकल एजुकेशन का अगला मजबूत स्तंभ है आईआईटी धनबाद। पहले इसे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईएसएम के नाम से जाना जाता था। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1926 में लॉर्ड इरविन ने इसकी स्थापना की, फिर 1967 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और आखिर में 2016 में ये एक फुल फ्लेज्ड आईआईटी बन गया। वैसे इन दो बड़े नामों के अलावा भी झारखंड में कई अहम टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे 1960 में बना एनआईटी जमशेदपुर, 1949 में बना बीआईटी सिंदरी और एक बहुत खास इंस्टीट्यूट है एनआईएफटी रांची, जिसे 1966 में यूनेस्को की मदद से बनाया गया था। ये मेटल कास्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। चलिए अब टेक्निकल एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस के क्षेत्र में झारखंड का योगदान कितना बड़ा और प्रभावशाली रहा है। इस फील्ड में तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, एक्सएलआरआई जमशेदपुर। 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस ने इसे स्थापित किया था और ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ये बात काफ़ी दिलचस्प हो जाती है कि झारखंड में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दो बिल्कुल अलग अलग स्तंभ हैं। एक तरफ 1949 में बना एक प्राइवेट और ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट एक्सएलआरआई, तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में बना देश का 8वां आईआईएम जो कि रांची में है। तो कह सकते हैं कि एक विरासत का प्रतीक है तो दूसरा नए युग का। इसी कड़ी में एक और ज़रूरी नाम जुड़ता है एक्सआईएसएस का, यानी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। 1955 में बना ये इंस्टीट्यूट सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ट्रेनिंग के लिए पूरे देश में मशहूर है। चलिए अब कुछ ऐसे खास संस्थानों पर नज़र डालते हैं जो माइनिंग, फ्यूल और एग्रीकल्चर जैसे उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो झारखंड की पहचान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग संस्थान मिलकर एक पावरफुल सेंटर बन गए। देखिए, 1946 में फ्यूल रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट बना और 1956 में माइनिंग रिसर्च के लिए दूसरा। फिर 2007 में इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और बना केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। एग्रीकल्चर की बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम सबसे पहले आता है। ये झारखंड की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। इसका उद्घाटन 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। यहाँ पर एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस और फॉरेस्ट्री की पढ़ाई होती है। एक और बड़ा ही अनोखा संस्थान है रांची के नामकुम में। 1924 में इसे सेंट्रल लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे शुरू किया गया था और हाल ही में 2022 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया है। ये इंस्टीट्यूट नेचुरल रेजिन और गम पर अपनी रिसर्च के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और अब आखिर में हम उन संस्थानों को देखेंगे जो झारखंड में शिक्षा के भविष्य की नई दिशा तय कर रहे हैं और नए नए फील्ड्स में मौके बना रहे हैं। इस नई पीढ़ी में कई अलग तरह के संस्थान शामिल हैं, जैसे 2009 में बनी झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका फोकस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर है। वहीं कुछ संस्थान तो बिल्कुल नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे 2016 में बना रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जो देश का तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय है
या फिर पूर्वी भारत की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय, और साथ ही संथाल विद्रोह की नायिकाओं को समर्पित पूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, जो शिक्षा को एक नई सामाजिक दिशा दे रहा है। ये आंकड़े झारखंड की एजुकेशनल हिस्ट्री की गहराई को दिखाते हैं। सोचिए, 1926 में आईआईटी, आईएसएम की स्थापना से लेकर 1949 में XLRI और फिर 2010 में IIM रांची तक ये राज्य लगातार हायर एजुकेशन के बड़े बड़े केंद्र बनाता रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की कहानी जानेंगे जिन्होंने इस राज्य के एकेडमिक माहौल को एक शक्ल दी है। तो फिर इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, भाई झारखंड में हायर एजुकेशन की नींव आखिर रखी किसने? क्या ये कई संस्थानों की एक मिलीजुली कोशिश थी या फिर इसकी जड़ें किसी एक ही जगह से जुड़ी हैं? इसका जवाब ना बड़ा दिलचस्प है और हमें सीधे हमारी कहानी के केंद्र में ले जाता है। और जवाब है रांची यूनिवर्सिटी। जी हां, यही वो संस्थान है जहां से झारखंड में हायर एजुकेशन का एक संगठित विस्तार शुरू हुआ। ये सिर्फ पहला विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि आगे चलकर कई और यूनिवर्सिटीज की जन्मस्थली भी बना। तो तारीख थी 12 जुलाई 1960, जब रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसे उस वक्त के बिहार यूनिवर्सिटी से अलग करके बनाया गया था, और यही बात इसे झारखंड की पहली और सबसे ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाती है, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बड़ी मजेदार है। ये दिखाती है कि कैसे रांची यूनिवर्सिटी एक मदर इंस्टीट्यूशन, एक मातृ संस्था के तौर पे उभरी। देखिए, 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इससे अलग हुई। फिर 2009 में तो जैसे एक बड़ी लहर आई जब नीलांबर पीतांबर और कोल्हान यूनिवर्सिटी बनी, और हाल ही में 2017 में एक और यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। ये बिल्कुल एक बड़े पेड़ की तरह है जिससे कई सारी शाखाएं निकली। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विस्तार हुआ कैसे। मतलब रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर जो ये नई यूनिवर्सिटीज बनी, उन्होंने राज्य के अलग अलग कोनों तक हायर एजुकेशन को कैसे पहुंचाया, ये जानना बहुत जरूरी है। इस विस्तार की कहानी में पहली और सबसे अहम कड़ी थी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो हजारीबाग में है। इसकी स्थापना हुई 17 सितंबर 1992 को, और जैसा कि हमने पहले देखा, इसे रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग करके बनाया गया था। यह एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करने, मतलब एक जगह से निकालकर अलग अलग जगहों तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और गिरिडीह जैसे जिलों के स्टूडेंट्स को उनके घर के पास ही हायर एजुकेशन के मौके देना। इससे हुआ ये कि पढ़ाई लिखाई लोकल लेवल पर सबके लिए आसान हो गई। विस्तार की इस कहानी में जो अगला नाम आता है वो है कोल्हान यूनिवर्सिटी का, जो चाईबासा में है। इसकी स्थापना हुई 12 अगस्त 2009 को। ये भी उसी पैटर्न पर बनी, मतलब रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर एक नए रीजनल सेंटर के तौर पर उभरी। इस यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा ध्यान कोल्हान डिवीजन पर लगाया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे जरूरी इंडस्ट्रियल और ट्राइबल इलाके आते हैं। साल 2009 में ही एक और बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, जो मेदिनीनगर यानी पलामू में है। 17 जनवरी 2009 को बनी ये यूनिवर्सिटी भी रांची यूनिवर्सिटी की ही एक शाखा थी। इसका आदर्श वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, इसके एजुकेशनल मिशन को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये यूनिवर्सिटी खास तौर पर पलामू डिवीजन के स्टूडेंट्स की एजुकेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जिससे उस इलाके में हायर एजुकेशन की पहुंच काफ़ी बढ़ गई। लेकिन ठहरिए, झारखंड में हायर एजुकेशन की कहानी सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी और उससे निकली शाखाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्य में कुछ और भी बहुत जरूरी संस्थान हैं जिनकी अपनी एक अलग और अनोखी पहचान है। संथाल विद्रोह के इन महान नायकों को एक श्रद्धांजलि देते हुए दुमका में सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो यहाँ पर एक जरूरी बात है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 को हुई, लेकिन ये रांची यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से अलग होकर बनी थी। ये संथाल परगना इलाके के लिए एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और ये स्लाइड तो बड़ी शानदार तरीके से दिखाती है कि यूनिवर्सिटीज का विकास कैसे आगे भी जारी रहा। इससे आप एक सेकंड जनरेशन का उदाहरण मान सकते हैं। पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनी रांची यूनिवर्सिटी से, और फिर 2017 में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बनी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर। एक और अनोखा केस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का।
11 अप्रैल 2017 को इसे किसी यूनिवर्सिटी से अलग नहीं किया गया, बल्कि रांची के बहुत पुराने और प्रतिष्ठित रांची कॉलेज को ही अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और हाँ, हाल ही में मई 2025 में इसका नाम बदलकर वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अब एक ऐसे संस्थान की बात करते हैं जिसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। देवघर में 1929 में बनी हिंदी विद्यापीठ को कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन फिर आया साल 2015 जब झारखंड सरकार ने इसकी मान्यता रद्द कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम झारखंड की शैक्षिक बुनियाद को समझेंगे, फिर इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे खास पड़ावों से गुजरेंगे, और आखिर में इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखेंगे। देखिए, किसी भी शैक्षिक ढांचे की जो रीढ़ होती है वो होते हैं उसके विश्वविद्यालय। तो आइए सबसे पहले झारखंड के उन संस्थानों को जानते हैं जो ज्ञान के ये मुख्य स्तंभ हैं। साल 1960, ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक मील का पत्थर है। इसी साल रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसी के साथ झारखंड में उच्च शिक्षा के एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल दिए। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 1960 में पहली नींव रखी गई और फिर कुछ दशकों तक एक शांत सा दौर रहा। लेकिन फिर साल 2009 पर नजर डालिए, एक ही साल में 3 नए विश्वविद्यालय। ये साफ दिखाता है कि 21वीं सदी में राज्य की महत्वाकांक्षाएं कितनी तेजी से बढ़ीं और शिक्षा की मांग कितनी ज्यादा हो गई थी। अच्छा, इस टेबल में एक पैटर्न साफ नजर आता है। ज्यादातर बड़े संस्थान राजधानी रांची या उसके आसपास ही हैं, जो इसे एक बड़ा एजुकेशन हब बनाता है। और बात सिर्फ पारंपरिक डिग्रियों की नहीं है। लॉ से लेकर डिफेंस स्टडीज तक ये जो नए और आधुनिक संस्थान हैं, वो दिखा रहे हैं कि झारखंड भविष्य की जरूरतों के लिए भी पूरी तरह तैयार हो रहा है। तो अगर विश्वविद्यालय ज्ञान की नींव है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज वो इंजन है जो किसी भी राज्य को तरक्की की राह पर आगे दौड़ाते हैं। चलिए अब झारखंड के इसी तकनीकी इंजन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, भारत की आज़ादी के बस 2 साल बाद उस दौर में इस क्षेत्र में एक तकनीकी संस्थान की नींव रखना कितना दूर की सोच वाला कदम रहा होगा। ये झारखंड की औद्योगिक विरासत का एक बहुत मजबूत संकेत है। जी हाँ, BIT सिंदरी ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, बल्कि राज्य की तकनीकी शिक्षा का वो पहला ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसने हजारों इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिखता है। राज्य की जो औद्योगिक दिल हैं, धनबाद और जमशेदपुर, वो शुरुआत से ही उच्च तकनीकी शिक्षा के भी केंद्र रहे हैं। BIT सिंदरी और NIT जमशेदपुर जैसे संस्थानों ने दशकों से देश की इंडस्ट्री को बेहतरीन इंजीनियर दिए हैं। और ये कहानी यही नहीं रुकी। दशकों तक इंजीनियरिंग शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ता ही गया। फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलॉजी से लेकर लीगल मेट्रोलॉजी जैसे बहुत ही खास विषयों तक झारखंड ने हर फील्ड के लिए विशेषज्ञों को तैयार किया है। चलिए अब स्वास्थ्य के बेहद अहम क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है कि झारखंड में चिकित्सा शिक्षा का इतिहास कितना ज्यादा पुराना है। 1918 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सदी से भी ज्यादा पुरानी विरासत की निशानी है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस संस्थान से जुड़ा है? ये सच में हैरान करने वाला तथ्य है। जरा सोचिए, इस क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य पर एक सदी से भी पहले ध्यान दिया जा रहा था। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर किसी को भी गर्व हो सकता है। यहाँ हम मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की 2 साफ लहरें देख सकते हैं। पहली लहर आई 1960 के दशक में, जिसने एक बहुत मजबूत नींव तैयार की, और दूसरी ठीक 2019 में, जब एक साथ कई नए कॉलेज खुले और स्वास्थ्य शिक्षा को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाया गया। और बात सिर्फ इंसानों के स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं थी, पशुओं के स्वास्थ्य पर भी शुरू से ही ध्यान दिया गया, जिसका सबूत है 1961 में बना रांची वेटरनरी कॉलेज। तो हमने विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के बारे में काफी विस्तार से बात की कि झारखंड अपने एजुकेशन सिस्टम को आखिर बदल कैसे रहा है। चलिए इस पूरे सिस्टम और इसके पीछे की सोच को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस बदलाव को समझने की शुरुआत करते हैं उस विजन से जो अब स्टूडेंट्स के लिए एक हकीकत बन रहा है, और वो है भविष्य के स्कूल्स। देखिए, मकसद साफ है, एक नई जनरेशन के स्कूल बनाना।
और हर स्कूल का एक खास पर्पस होगा ताकि पूरे स्टेट में एजुकेशन की क्वालिटी को ऊपर उठाया जा सके। असल में ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, ये 3 अलग-अलग तरह के स्पेशल स्कूल बनाने पर फोकस्ड है। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स की एक पूरी कहानी बताती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय से, और फिर हाल ही में मतलब 2022 और 2023 में पीएम श्री और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ इसे और भी रफ्तार मिली। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की। इसे 1984 में हजारीबाग में बनाया गया था। और जानते हैं इसका मॉडल क्या था? फेमस नेतरहाट विद्यालय। ये स्कूल खास तौर पर लड़कियों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक बहुत मजबूत नींव साबित हुआ है। अब आते हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों पर। इनका मिशन बिल्कुल साफ और काफी एम्बिशियस है। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूलों के लेवल की एजुकेशन देना, मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और पढ़ाने के नए नए तरीके भी। तो इस पहल के पहले फेज में 80 स्कूलों से शुरुआत हुई और ये सभी सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। लेकिन सुनिए, 80 स्कूल तो बस एक शुरुआत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन काम कर रहा है। सरकार का टारगेट है कि फेज वाइज मतलब धीरे धीरे करके ऐसे पूरे 4496 स्कूल बनाए जाएं। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और तीसरे टाइप के स्कूल हैं पीएम श्री स्कूल। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से मॉडल स्कूल तैयार करना है। झारखंड में कुल मिलाकर 388 पीएम श्री स्कूल हैं। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा स्कूल सेकेंडरी और अपर प्राइमरी लेवल के हैं। बाकी जो हैं वो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति जैसे संस्थानों के हैं। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये स्कीम हर लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने पर फोकस्ड है। तो ठीक है, ये शानदार स्कूल तो इस नए विजन का चेहरा हो गए, लेकिन इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक पावरफुल सिस्टम भी तो चाहिए। तो सवाल उठता है कि इन स्कूलों को चलाने वाला इंजन क्या है। चलिए अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पावर देती है। तो इन स्कूलों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन काम करता है। यही इंजन करिकुलम सेट करता है, एग्जाम्स करवाता है और सारे प्रोग्राम्स को लागू करता है। और इस इंजन में 3 मेन काउंसिल्स हैं और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। ये टेबल इन तीनों काउंसिल्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। देखिए, जेपीसी जो 2002 में बना वो प्रोग्राम्स को लागू करने पर फोकस करता है। जेएसी जो 2003 में बना वो एग्जाम्स और स्कूल रिकग्निशन के लिए जिम्मेदार है। और आखिर में जेसीईआरटी जो 2007 में बना, ये करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग का काम देखता है। तो सबसे पहले है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी जेईपीसी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका मेन काम है प्राइमरी एजुकेशन को सब तक पहुंचाना और जो भी बड़ी बड़ी एजुकेशनल स्कीम्स हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। और इनके कामों का दायरा बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करवाने से लेकर स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाने तक, खास तौर पर लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मैनेज करने से लेकर डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने तक, ये सब कुछ जेईपीसी की ही जिम्मेदारी है। अगला है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक। ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करवाने और स्कूलों को मान्यता देने वाली मेन अथॉरिटी है। मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो ये स्टेट का एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन बोर्ड है। और फिर आता है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी जेसीईआरटी। इसे हम एजुकेशन सिस्टम का एकेडमिक हार्ट भी कह सकते हैं। यही वो काउंसिल है जो पॉलिसीज बनाती है, करिकुलम डेवलप करती है और टीचर्स को ट्रेन करती है। तो जेसीईआरटी का काम सीधा सीधा क्लासरूम से जुड़ा हुआ है। क्या पढ़ाया जाएगा, किताबें कैसी होंगी, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होगी, ये सब जेसीईआरटी ही तय करता है। असल में क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है इसका पूरा खाका यही तैयार करता है। तो हमने नए विजन यानी स्कूलों को देख लिया और सिस्टम के इंजन यानी इन काउंसिल्स को भी समझ लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। देखिए, ये पूरा सिस्टम एक बड़े लॉजिकल फ्लो में काम करता है। सबसे पहले स्टेप में जेसीईआरटी तय करता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है।
फिर दूसरे स्टेप में जैक एग्जाम लेकर ये पक्का करता है कि स्टूडेंट्स उन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, और स्कूलों को मान्यता भी देता है। और आखिर में JPEC इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करता है।